Namaskar दोस्तों, welcome back in this video. This is CA Yogesh Verma here and we are about to complete your income tax act for CA intermediate level. जी हाँ, CMA का भी हो जाएगा, 2-3 चैप्टर बाकी हैं आपके, वो भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे. पर पहले जो है देख लेते हैं लास्ट चैप्टर आपका अल्टरनेट मिनिमम टैक्स एंड ऑप्शनल स्कीम टू पे टैक्स विदाउट अवेलिंग एग्जेम्पशन डिडक्शन, जो इस बार आया है फाइनेंस एक्ट 2020 में आया है. अल्टरनेट मिनिमम टैक्स का कॉन्सेप्ट समझेंगे हम लोग. पहले इसको चलने देते हैं. आपको समझाएंगे फंडा, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स का फंडा, एएमटी का फंडा. आओ सिखाएं एएमटी का फंडा. अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स मतलब अल्टरनेट का मतलब समझते हैं. अगर एक चीज नहीं चली तो दूसरी को चला लेंगे, उसे बोलते हैं अल्टरनेट. ये इसका अल्टरनेट है. ये नहीं चला तो दूसरा पेन पड़ा है. अल्टरनेट, अल्टरनेटिव क्या है? बीकॉम नहीं हुई तो सीए कर लेंगे. अल्टरनेट उल्टा बोल दिया मैंने, बट कोई बात नहीं. बीकॉम नहीं हुई तो सीए कर लेंगे, सीए करके कुछ तो हो ही जाएगा. सीए नहीं हुई तो सीएमए कर लेंगे, सीएमए नहीं हुई तो सीपीए कर लेंगे, कुछ तो हो ही जाएगा. ये सब अल्टरनेट एक दूसरे के कि काम चल जाएगा. वैसे ही जो आपका नॉर्मल इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स एक्ट में आप पूरा टैक्स कैलकुलेट करते हैं. ज़्यादातर पीजीपी जिनकी इनकम होती है उनको ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती है, प्लस माइनस की एडजस्टमेंट करनी पड़ती है. नेट प्रॉफिट को बेस बनाते हैं, प्लस माइनस की एडजस्टमेंट कुछ लगाते हैं, एक्सपेंस को चलाओ कुछ डिसलाओ कर दिखाते हैं और टैक्सेबल पीजीपी इनकम लेकर आते हैं. अब होता क्या है कि नेट प्रॉफिट आ रहा है आपका 10 करोड़ और पीजीपी इनकम आ रही है 10 लाख. कुछ गड़बड़ नहीं है? कुछ तो झोल है ना. आपने यहाँ प्लस माइनस में कुछ ऐसा माइनस करा है जिससे कि आपकी पीजीपी इनकम तो बहुत कम आ रही है और नेट प्रॉफिट जो शेयर होल्डर्स को दिखाना है, क्योंकि शेयर होल्डर्स को ये इनकम नहीं शो होती है, उन्हें टैक्स पेड शो होता है, टैक्स का प्रोविजन शो होता है और अकाउंटिंग की इनकम शो होती है. तो शेयर होल्डर कुछ 10 करोड़ का प्रॉफिट आ रहा है इन डेज फॉलो कर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करके, और वहीं प्लस माइनस की एडजस्टमेंट लगाते हो तो फिर उसमें लॉस भी आता है या बहुत कम इनकम आती है. तो यहाँ पर बोल दिया गया है कि भैया ऐसे तो आप टैक्स कैलकुलेट करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर कुछ लोगों को, सबको नहीं, कुछ लोगों को मिनिमम इतना तो देना ही पड़ेगा. मतलब कि अगर कुछ एडजस्टमेंट हम करेंगे उसके हिसाब से अगर टैक्स ज़्यादा बनेगा तो आपको उतना तो देना ही पड़ेगा. अब कौन लोग हैं आओ देखते हैं. कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि बुक में आ रहे हैं प्रॉफिट 30 लाख, इनकम टैक्स में 4 लाख. झोल है सर. सिंस इनकम इज कैलकुलेटेड इन डिफरेंट मैनर अंडर इनकम टैक्स as compared to accounting, hence it may be possible that accounting profits are very high though there is negligible profit in income tax and thus lower tax is paid to the government. इसीलिए गवर्नमेंट ने जो है एक प्रोविजन इंट्रोड्यूस करा गया मिनिमम टैक्स का कि असेसी को इतना तो देना ही पड़ेगा. ये गवर्नमेंट ने जो है नया प्रोविजन इंट्रोड्यूस करा. जो कंपनीज होती है उनके लिए अल्टरनेट मिनिमम टैक्स नहीं लगता, उनके लिए मिनिमम अल्टरनेट टैक्स लगता है, मतलब कि मैट. इसका भी कॉन्सेप्ट मिलता जुलता ही है एएमटी से, बट कंपनियों के लिए अलग प्रोविजन बना दिए और उसको नाम दिया मैट, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स. कंपनियों के अलावा जो असेसी हैं उनके लिए बना दिया अल्टरनेट मिनिमम टैक्स. तो मैट भी है, सीए फाइनल में पढ़ेंगे हम लोग, बट सीए इंटर में मैट नहीं है. एएमटी को इंट्रोड्यूस करा गया, पहले एएमटी भी नहीं होता था. यानी कि अगर उस क्वेश्चन में एएमटी के प्रोविजंस लग रहे हैं तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि नॉर्मल प्रोविजन से तो आप इनकम टैक्स निकालेंगे ही, साथ में आप ये भी देखेंगे कि अल्टरनेट मिनिमम टैक्स कितना निकल रहा है. ये किन पर लगता है? ये उन पर लगता है जिनकी एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख रुपये से ज़्यादा होती है. अब आप मुझसे पूछेंगे एडजस्टेड टोटल इनकम को निकालते कैसे हैं? वेरी गुड क्वेश्चन. एडजस्टेड टोटल इनकम निकालने का एक तरीका है. टोटल इनकम से शुरू करेंगे, जो भी आपकी सारे हेड से इनकम आ गई टोटल इनकम से शुरू करेंगे. उसमें अगर आपने सेक्शन 10AA की SEZ हॉलीडे ली थी आपने, आपको याद होगा पहले 5 साल 100%, फिर 50%, फिर 50%, 11वें से 15वें साल अगर आप री इन्वेस्टमेंट अलाउंस में डालते हैं जिसको प्लांट एंड मशीनरी खरीदने में यूज़ कर लेंगे तो वहाँ भी जो है आप डाल सकते हैं. तो SEZ को एग्जेम्पशन दी थी ना, या डिडक्शन दी थी, प्रॉफिट की डिडक्शन दी थी. वो डिडक्शन अगर मिली है और माइनस करने के बाद टोटल इनकम आई है तो उससे आप ऐड करेंगे.
हाँ SEZ नहीं है आपकी, 10AA की इनकम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी। उसके बाद सेक्शन 35AD, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, बहुत सारे इकट्ठे लॉस आपने बुक कर लिया। 35AD था स्पेसिफाइड बिजनेस, देश की तरक्की के लिए कुछ बिजनेस करने थे, होटल लगाने थे, हॉस्पिटल खोलने थे, कोल्ड चेन फैसिलिटी देनी थी, कुछ पाइपलाइन डालनी थी, बहुत सारे काम करने थे, सेमीकंडक्टर वाला प्रोडक्शन करनी थी, बहुत सारे काम करने थे। तो उस केस में क्या करना था आपको, उस केस में सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर P&L में डालना था, और लॉस जो आएगा उसको धीरे धीरे आप कैरी करते रहेंगे, फिर बाद में प्रॉफिट आएगा उसे सेट ऑफ कर देंगे, ऐसा कुछ पढ़ा था आपने। यहाँ पर ये कहते हैं कि अगर 20 लाख से ज़्यादा एडजस्टेड टोटल इनकम आ रही है तो AMT के प्रोविजन लगेंगे। तो उसको देखने के लिए कि एडजस्टेड टोटल इनकम क्या होती है, आप 10AA की डिडक्शन को ऐड करेंगे प्लस 35AD की जो डिडक्शन ली है, 35AD में जो डिडक्शन ली है उसको ऐड करेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर की जो डिडक्शन ली है 35AD में, कैपिटल एक्सपेंडिचर की आपको जो डिडक्शन मिलती है इकट्ठे माइनस करना अलाउ कर दिया जाता है, उसको ऐड करेंगे। 10 करोड़ रुपए मान लेते हैं आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर के डेबिट करे हुए थे 35AD में, उससे टोटल इनकम कम हो रही होगी, उसे ऐड करेंगे देखने के लिए कि एडजस्टेड टोटल इनकम क्या है। एडजस्ट कर रहे हैं, टोटल इनकम को एडजस्ट कर रहे हैं, तो उसे ऐड कर लेंगे माइनस। भाई 10 करोड़ पे डेप्रिसिएशन तो आमतौर पर मिलता ही, अगर 35AD का बेनिफिट नहीं मिलता तो जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करा होता वो आपकी बैलेंस शीट में जाता, और उस पर डेप्रिसिएशन तो इनकम टैक्स का क्लेम कर ही सकते थे ब्लॉक कॉन्सेप्ट पे, ब्लॉक में ऐड करते डेप्रिसिएशन लेते, वो तो कर ही सकते थे, तो डेप्रिसिएशन माइनस कर पाएंगे। सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐड करेंगे और डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। उसके बाद जो डिडक्शन अगर आपने ली है 80JJA में, 80JJA, वैसे AA तो नहीं है, 80JJA तो नहीं है, ये देखो यहाँ आएगा 80JJA है, तो 80JJA 80Q की भी तो आपको पता ही है, 80JJA आपको पता ही है, नए वर्कर्स को रखते हैं तो 30% एडिशनल डिडक्शन अलाउड है। 80Q की भी RRB रॉयल्टी इनकम है, उसकी डिडक्शन अगर आपने ली है तो उसको एक बार ऐड करेंगे। इसके अलावा और भी डिडक्शन होती है बट इंटरमीडिएट लेवल पर इतनी है, CMA के मॉडल में एक्स्ट्रा बात भी कर लेंगे, पर CA इंटरमीडिएट में इतना ही है। और ये 3 डिडक्शन एडजस्ट करने के बाद अगर आपने ऊपर माइनस करी है तो डेफिनेटली तभी ऐड करेंगे, उसके बाद आपकी आती है एडजस्टेड टोटल इनकम। अगर ये एडजस्टेड टोटल इनकम आपकी 20 लाख से ज़्यादा है तो AMT के प्रोविजन लगेंगे, नहीं तो नहीं लगेंगे। अब मान लेते हैं कि ज़्यादा हैं, उस केस में आप क्या करेंगे, एज पर सेक्शन 115JC एडजस्टेड टोटल इनकम का 18.5% आपका इनकम टैक्स आएगा, सिर्फ इनकम टैक्स का पोर्शन आएगा। एजुकेशन से सरचार्ज वो एडिशनल है, वो ऐड करना बाकी रहेगा। अब ये जो इनकम टैक्स है इसे आप कंपेयर करेंगे, समझ गए ना क्या किया मैंने एडजस्टेड टोटल इनकम कैलकुलेट करी फॉर्मूले से, यदि वो ज़्यादा है 20 लाख से तो उस केस में मैंने एडजस्टेड टोटल इनकम का 18.5% निकाला इनकम टैक्स, या AMT कह लो इसको, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स निकाल लिया। इससे मैं कंपेयर कर रहा हूँ जो मेरा नॉर्मल इनकम टैक्स आया था पेबल, डेफिनेटली सारे इनकम ऐड कर वो भी मेरा कुछ आ रहा था, ये आ रहा है करीब करीब 1 करोड़। नॉर्मल इनकम टैक्स आ रहा था 30 लाख। इस केस में बोला गया है कि आपको कम से कम 1 करोड़ तो पे करना ही पड़ेगा, तो ये आप प्रीवियस ईयर 2021 में गवर्नमेंट को पे कर देंगे, ठीक है, गवर्नमेंट को पे कर देंगे। पर गवर्नमेंट ने एक चीज़ और बोली है कि जो आपने यहाँ पर 70 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे दिए, 70 लैक्स, इसको हम बोलेंगे AMT क्रेडिट। AMT क्रेडिट दैट इज क्रेडिट विच विल बी अवेलेबल इन फ्यूचर। ये क्रेडिट आप जो है किस भी साल का है उस साल का 15 साल तक ले जा सकते हैं आगे, अगले साल का क्रेडिट होगा तो उसको 15 साल तक और ले जा सकते हैं आगे, प्रीवियस ईयर कंप्लीट होने के बाद। ये बात यहाँ पर लिखी हुई है, 15 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। और इसको आप कैसे यूज़ करेंगे, इस क्रेडिट को आप यूज़ करेंगे, मान लो कि अगला साल आता है 21-22, उसमें आपका जो है AMT आप कैलकुलेट करते हैं और वो बनकर निकलता है आपका 50 लाख।
और इनकम टैक्स पेबल बनकर निकलता है 80 lakhs। तो गवर्नमेंट कह रही है कि आपका जो भी ज़्यादा होगा उसे आप पे करेंगे। तो आप कहेंगे ये तो अन्याय हो गया, पिछली बार AMT ज़्यादा है तो 1 करोड़ टैक्स वसूल लिया, इनकम टैक्स तो सिर्फ 30 लाख रुपीज़ था। नेक्स्ट ईयर इनकम टैक्स ज़्यादा है तो वो वसूल लिया, AMT 50 लाख ही आ रहा था। तो हमेशा जो ज़्यादा आएगा वो मैं देते रहूँगा, ये अन्याय है। तो गवर्नमेंट कहती है देखो ऐसा है कि जो आपने ज़्यादा दिया उसे हम बोलते हैं AMT क्रेडिट। अगर आपका फ्यूचर में इनकम टैक्स ज़्यादा आ जाएगा AMT से, तो उस केस में जितना ज़्यादा पोर्शन आ रहा है, जैसे 30 लाख रुपीज़ का ज़्यादा आ रहा है, हालांकि आपने 70 लाख ज़्यादा पहले दे रखा है, तो उस केस में 30 लाख आप वहाँ से एडजस्ट कर सकते हो, जो ऑलरेडी आप ज़्यादा पे कर चुके हो, AMT ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा गवर्नमेंट को दे चुके हो, उसमें से एडजस्ट कर लोगे जब इनकम टैक्स पेबल ज़्यादा आएगा AMT से। तो इसको एडजस्टमेंट के बाद जो है करीब करीब आपका 40 लाख रुपीज़ का क्रेडिट और बच जाएगा, और गवर्नमेंट का 50 लाख रुपीज़ ही यहाँ पर भी पे करेंगे। फिर नेक्स्ट ईयर ये भी कैरी होते जाएगा। ये जो 40 लाख का क्रेडिट बचा है ये 1 साल कैरी फॉरवर्ड हो गया, इसके पास 14 ईयर्स और हैं आगे कैरी फॉरवर्ड होने के लिए। जो भी मैंने पहली बार क्रेडिट लिया उसको मैं 15 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ। एग्जाम्पल नीचे भी आ रहा है, इसको भी आप देख सकते हैं। जैसे 2021 में 5 लाख रुपीज़ का जो है आपका इनकम टैक्स पेबल था, जो आपने सारे पांचों हेड से कैलकुलेट करा था। AMT भी कैलकुलेट करा आपने, जैसे मैंने आपको सिखाया 18.5% एडजस्टेड टोटल इनकम का, वो आया 7 लाख। तो आपको 7 लाख पे करना पड़ेगा 2021 में। ये 21-22 कर लेना, नेक्स्ट ईयर कर लेना, बात एक ही है। हाउएवर AMT क्रेडिट जो है वो आपका 2 लाख का जो है उसे आप आगे 15 साल तक कैरी कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट ईयर में इनकम टैक्स पेबल जो है 22-23 कर लेना, इसको 1 साल आगे बढ़ा लेना, कॉन्सेप्ट तो सेम ही है, ऐसे भी देख सकते हो, कोई नुकसान नहीं है। 21-22 में आपका जो है 3 लाख का आपका इनकम टैक्स आता है और 1.8 लाख रुपीज़ का आपका AMT आता है। तो जो आपने यहाँ पर आप कह रहे ना कि भैया जो मैं एक्स्ट्रा मेरा जो है इनकम टैक्स इस बार बन रहा है 1.2 लाख का, आप कहते देखो पिछली बार AMT ज़्यादा था तो मैंने वो ज़्यादा पे कर दिया था, अब मेरा इनकम टैक्स पेबल ज़्यादा है AMT से, तो भैया जो मैं एक्स्ट्रा पे कर चुका हूँ उसको एडजस्ट करने दो ना। तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, आपने जो है 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे करे थे, इस बार आपका इनकम टैक्स पेबल 1.2 लाख ज़्यादा बन रहा है, तो क्योंकि आप ऑलरेडी ज़्यादा पे कर चुके हो तो उससे आप एडजस्ट कर लीजिए। तो आप एडजस्ट कर लेंगे और जो बैलेंस यहाँ पे 20,000 बच जाएगा उसका क्रेडिट आप आगे कैरी फॉरवर्ड करते जाएंगे, उसको बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं। अब मान लेते हैं उसके नेक्स्ट ईयर AMT ज़्यादा आ गया तो AMT पे करेंगे और जो क्रेडिट बचेगा उसको इसमें ऐड कर देंगे, बट आपको पूरा रिकॉर्ड रखना पड़ेगा कि भैया 2021 असेसमेंट ईयर का चल रहा है और जो बाद का क्रेडिट आएगा नेक्स्ट ईयर वो किस ईयर में आया था, तो उसको अगले 15 साल तक कैरी करेंगे। तो हर साल का रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है। ये हुआ अल्टरनेट मिनिमम टैक्स के प्रोविजंस। क्वेश्चन में आ सकता है AMT दे रखा है तो आपको नॉर्मल इनकम टैक्स भी निकालना है, साथ में AMT के लिए एडजस्टमेंट कर पहले एडजस्टेड टोटल इनकम निकालनी होगी और फिर उस पर 18.5% मल्टीप्लाई कर देखना होगा कौन सा ज़्यादा आ रहा है, और फिर आप अपना कमेंट लिख कर आएंगे कि 115 JC में इतना इनकम टैक्स है, नॉर्मल प्रोविजन में इतना है, ये AMT क्रेडिट है, इतने साल कैरी हो सकता है, ये सब आप लिख कर आएंगे। आखिरी कॉन्सेप्ट करेंगे जो इस बार फाइनेंस एक्ट 2020 में आया है। 20 में क्या है बताएंगे आपको, उससे पहले बताते हैं अभी क्या होता था। अभी हमारे जितने भी हेड थे, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, PGBP और अदर सोर्सेस, अभी तक क्या होता था कि इन सब में जो है हम कुछ एग्जिबिशंस ले लेते थे, उसके बाद जो इनकम आती थी उसमें से कुछ डिडक्शन भी ले लेते थे और फिर जो है यहाँ पर आपकी उस पर्टिकुलर हेड की इनकम आती थी। ऐसे हम हर हेड की इनकम निकालते थे और उसके बाद सबका टोटल करते थे। इवन अगर कोई सेट ऑफ है तो कर देते थे, कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस को सेट ऑफ करना है वो भी कर लेते थे। फिर जो है हम इसका टोटल करके निकालते थे ग्रॉस टोटल इनकम, जिससे हम फिर डिडक्शंस लेते थे और डिडक्शन कहीं पे इन्वेस्ट करा, LIC प्रीमियम पे करा, म्यूचुअल फंड में करा और उसके बाद हम टोटल इनकम निकालते थे। तो कहीं ना कहीं जो भी डिडक्शन ली है या कैपिटल गेन में डिडक्शन ली है, कहीं भी आपने कुछ भी किया, GTA से डिडक्शन ली, तो कहीं ना कहीं डिडक्शन लेने के लिए पैसे को इन्वेस्ट करना पड़ा, उसमें लॉक इन था 5 साल 3 साल, काफ़ी देर तक आपको उसमें रखना पड़ेगा। तो लोगों ने कहा कि यार ये बड़े झमेले वाला है, और मुझे भी कई बार ये झमेले वाला लगता था कि यार फालतू में अगर मैं PPF में डालूंगा तो 15 साल के लिए डालना पड़ेगा, भले ही मान लो मैं 10,000 रुपये डालूँ साल के, बहुत कम, बहुत मिनिमम, मैं गरीब की बात कर रहा हूँ जिसको टैक्स बचाने के लिए 10,000 20,000 50,000 रुपये साल के PPF में डाल दिए, FD करा दी, वो 5 साल का ब्लॉक हो गया तो डुबा नहीं सकता। तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई देखो हम आपको एक बेनिफिट दे देते हैं, आप इन झमेलों से हटना चाहते हो,
सीधा सीधा काम करना चाहते हो आप कर सकते हो। क्या बेनिफिट दिया है इसका सेक्शन निकाला 115 BAC, वैसे ABC होना चाहिए था, BAC ठीक है, याद कर लेना, वैसे ABC याद कर लेना, B को पहले शिफ्ट कर लेना, BAC हो जाएगा। ऑप्शनल स्कीम, कंपलसरी नहीं है, पर सिर्फ इंडिविजुअल और हब को ये बेनिफिट दिया है कि आप इन रेट्स पर बेनिफिट दे सकते हैं, इन रेट्स पर आप पेमेंट कर सकते हैं टैक्स की स्लैब रेट जो है, प्रोवाइडेड आप कुछ एग्जेम्पशंस कुछ डिडक्शंस ना लें। इन रेट्स को जो है थोड़ा सा कम कर दिया कि पहले 2.5 लाख तक तो कुछ नहीं है, और 2.5 से 5 लाख तक 5% जो पहले भी था, पर अब इन्होंने बोला कि 5 लाख के ऊपर जो इनकम आती थी तब तो आप जो उसमें है डिडक्शन वगैरह के बेनिफिट लेते थे एक्स्ट्रा। तो इन्होंने कहा देखो 5 से 7.5 लाख रुपए की इनकम है, उस पर 10% जो है 10% का आपको टैक्स देना होगा। 7.5 से 10 पर जो है 15%, और 10 से 12.5 पर 20, फिर 25 और 30। अभी क्या है 5 से 10 लाख पे कितना है 20% है सीधा ही, और 10 लाख से ऊपर पर 30% है, आपको पता होगा। ये इन्होंने जो है कम रेट कर दी है जिन लोगों को ऑप्शनल स्कीम में पे करना है। तो मतलब हर 2.5 लाख रुपए में स्कीम लगा दी है, हर 2.5 लाख रुपए में रेट को 5% बढ़ा दिया है। सिंपल सा एल्गोरिथम है, 2.5 लाख बढ़ रहे हैं 5% रेट बढ़ रही है, 2.5 लाख बढ़ रहे हैं 5% रेट बढ़ रही है, और 15 लाख के बाद 30% होकर रुक रही है। अच्छा सर, तो आप एक बात बताइए, जिसकी इनकम 10 लाख रुपए तक है उसको जो 20% देना पड़ता है, गवर्नमेंट कह रही है 15% ही दो आप, और वो भी कैसे 5 से 7.5 लाख में जो है सिर्फ 10% ही टैक्स दो, और कहीं पे कोई इन्वेस्टमेंट मत करो। तो मान लो किसी की 7.5 लाख रुपए इनकम होगी, 7.5 लाख रुपीज़ इनकम होगी, तो अभी उसको कितना टैक्स देना पड़ रहा था? अभी वो जो है डिडक्शन वगैरह ले लेता था, और डिडक्शन लेने के बाद 5 लाख रुपए इनकम बनाता था, उसमें रीबेट लेता था, कोई टैक्स ही नहीं बनता था, वो बेस्ट बेनिफिट था। बट मान लो कि किसी की ज़्यादा इनकम है और डिडक्शन लेने के बाद भी 5 लाख से एक्सीड कर रही है, तो फिर उसको रीबेट नहीं मिलेगी, टोटल इनकम ज़्यादा आ रही है तो उसको पूरा टैक्स देना पड़ेगा, और उस केस में उसका टैक्स बनता था सीधा 20%। मान लो 7.5 लाख रुपए या 6 लाख रुपए भी है, तो 1 लाख का 20% 20,000 रुपये, 20,000 रुपीज़, ठीक। डिडक्शन वगैरह ली, सब कुछ लिया, एग्जेम्पशन ली, 20,000 रुपीज़ का टैक्स जा रहा है। गवर्नमेंट कह रही है कि भाई देखो यहाँ पे मेरे को 12,500 रुपये दो, और आपकी अगर मान लो 6 लाख रुपये इनकम है तो आपका 1 लाख पर 10,000 रुपये और दे दो, तो हो गया 22,500 रुपये। तो पहले 20,000 जा रहा था, अब थोड़ा सा टैक्स ज़्यादा जाएगा, बट कोई झमेला नहीं है, पैसा आपके पास कैश में रहेगा, कहीं इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों को फ़ायदा हो सकता है जिनको झमेले में नहीं पड़ना, उनके लिए बेनिफिट दिया है, बट जो लॉन्ग टर्म का सोचते हैं उनके लिए डेफिनेटली पुरानी स्कीम ही बेटर है। इसमें एक चीज़ और भी है, अगर कोई सीनियर सिटीजन होगा तो उसमें बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो है वो 3 लाख हो जाएगी, और वेरी सीनियर सिटीजन के लिए 5 लाख हो जाएगी। जो 12,500 रुपये की रिबेट है वो इधर भी अवेलेबल है। अब डिस्कस लेटर लिखा है क्योंकि इसको पहले मैंने पोर्शन को आगे लगाया हुआ था बेसिक कॉन्सेप्ट्स में, तो इसलिए डिस्कस लेटर लिख दिया, बट अब क्योंकि हम डिस्कस कर चुके हैं और इसको एंड में लगा दिया है, तो इस वर्ड को आप काट दीजिएगा। इंडिविजुअल हब, जिनकी बिजनेस इनकम नहीं है, वो हर साल ये ऑप्शन को चेंज कर सकते हैं, कि कभी ऑप्शनल में देना चाहे कर सकते हैं, नेक्स्ट ईयर नॉर्मल में देना चाहे कर सकते हैं, उनकी मर्जी है, वो जैसे करना चाहे वो कर सकते हैं, और ITR के टाइम पर अपना ऑप्शन को एक्सरसाइज करेंगे किस स्कीम में टैक्स की पेमेंट करनी है। पर जिनकी बिजनेस इनकम है वो एक बार ये प्रोविजंस को, सेक्शन 115 BAC के प्रोविजंस को अप्लाई कर लें, उस केस में इन पर AMT के प्रोविजंस अप्लाई फिर नहीं करेंगे। AMT के प्रोविजंस अप्लाई नहीं करेंगे तो अगर AMT का कोई क्रेडिट पड़ा था वो भी आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाएगा और सेट ऑफ नहीं हो पाएगा, क्योंकि उन्होंने ऑप्शनल स्कीम फॉलो कर ली है। तो भले मैं इंडिविजुअलों पर बिजनेस तो कर सकता हूँ ना, AMT के प्रोविजन तो लग सकते हैं ना, 20 लाख से ज़्यादा की इनकम भी हो सकती है ना, पर ऑप्शनल स्कीम में टैक्स देना चाहता हूँ, तो उस केस में जो है AMT के प्रोविजन मुझ पर नहीं लगेंगे। पहली बात बेनिफिट है, पर उसका क्रेडिट भी मैं आगे नहीं ले जा पाऊँगा। साथ में अगर आपने ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया, ऑप्शन जो है आपको ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ITR से पहले एक्सरसाइज करना है, जो कि 31 जुलाई या कईयों के लिए 31 अक्टूबर है, या और सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर्स, ठीक है, हर साल कर सकते हो। एंड वंस ऑप्शन इज एक्सरसाइज इट वुड बी अप्लाई। एक बार आपने ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लिया, उसके बाद हर साल वो अप्लाई होते जाएगा। ऑप्शन आप विड्रॉ भी कर सकते हैं, पर सिर्फ एक ही बार विड्रॉ कर सकते हैं। एंड देयर आफ्टर इंडिविजुअल और हब शेल नेवर बी एलिजिबल टू एक्सरसाइज ऑप्शन अंडर दिस सेक्शन एक्सेप्ट व्हेन दे सीजेस टू हैव एनी बिजनेस इनकम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जिनकी बिजनेस इनकम नहीं है वो इंडिविजुअल हब तो हर साल ऑप्शन को चाहे तो करें, ना करें तो ना करें, उनकी मर्जी, हर साल चेंज कर लें। जिनकी बिजनेस इनकम है
उन्होंने ऑप्शन एक्सरसाइज करने का उनको भी हक है, बट एक बार कर लिया तो उसके बाद वापस विड्रॉ नहीं कर सकते। अगर विड्रॉ करा तो दोबारा एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। हाँ, आप बिजनेस कर रहे हो, आपने ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया, आपकी बिजनेस इनकम अब नहीं आ रही है, तो डेफिनेटली आप फिर नॉर्मल वाली कैटेगरी में आ जाएंगे, और फिर आप ऑप्शन को एक्सरसाइज करें ना करें, हर साल आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब कौन कौन सी डिडक्शन एग्जेम्पशन अलाउड नहीं है अगर आप ये वाली स्कीम फॉलो करते हैं, देखिए। लीव ट्रेवल कंसेशन, हाउस रेंट अलाउंस एंड स्पेशल अलाउंसेस फॉर पर्सनल ऑफिशियल पर्पस, डेली और कंस्टिट्यूएंसी अलाउंस, एग्जेम्पशन 1032 की, माइनर चाइल्ड 1500, 10AA SEZ स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, एंटरटेनमेंट अलाउंस, प्रोफेशनल टैक्स, सैलरी के चैप्टर में इंटरेस्ट ऑन लोन, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी 24B, एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, डिडक्शन नहीं मिलेगी 35, साइंटिफिक रिसर्च 35AD, 35 CCC, 57 2A, डिडक्शन कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, 80C to 80U कोई डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी, और ये सब हम कर चुके हैं। स्पेसिफाइड बिजनेस, साइंटिफिक रिसर्च, ये 35 CCC भी हमने करा है, स्किल डेवलपमेंट है ना ये। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट्स, स्किल डेवलपमेंट CCD है, याद आ गया। 80 CCC एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट्स, उसका बेनिफिट भी आप नहीं ले सकते हैं, ठीक। हालांकि लॉस ऑफ लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम फ्रॉम अदर लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी कैन नॉट बी सेट ऑफ विद अदर हेड। तो सेट ऑफ का बेनिफिट दिया है कि जो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है वो दूसरी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। नो एग्जेम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्री कूपन, मील वाउचर जो सैलरी में पड़ा था उसकी भी कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। 80 JJA अलाउड होगा, इसे अलाउ करा है, वर्कर्स को आप पैसे दे रहे हैं वो अलाउ करा है, और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जो है 80 CCD 2 में वो भी अलाउ होगा एज अ डिडक्शन, क्योंकि सैलरी में इंक्लूड करा है तो उसको डिडक्शन में माइनस कर सकते हैं एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, ठीक है ना, क्योंकि वो आपको तो मिले नहीं, वो तो सीधा ही सीधा आपके जमा हो गए हैं, तो इसलिए उसको माइनस कर सकते हैं। बेनिफिट क्यों दिया है, जो आप अपनी जेब से जमा करते हैं ना, वो जमा ना करना चाहें तो उसके लिए बेनिफिट दिया है कि चलो कम रेट पर टैक्स दे दो, कोई डिडक्शन एग्जेम्पशन ना लो, और ये नीचे लिस्ट बना दी है, डिडक्शन एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलेगी, और जो मिलेगी वो भी दे दी है कि भैया हाँ 80 JJA की मिलेगी, नए लोगों को काम दोगे उसका मिलेगा डिडक्शन, तो वो आप दे दीजिए, नहीं तो वर्कर्स की नौकरी चली जाएगी, अपनी स्कीम के चक्कर में आप लोगों को निकाल देंगे जिनको एडिशनल आप एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। इसी के साथ आपका जो है इनकम टैक्स पूरा कंप्लीट हो गया, पूरा इनकम टैक्स मैंने आपको करा दिया है। हाँ, स्टडी मटेरियल के कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, उसे भी हम डिस्कस कर लेंगे, और आपके साथ जो है डिटेल में डिस्कशन करेंगे फिर आने वाले वीडियोज़ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, रिवाइज द लेक्चर्स अगेन इफ़ यू वांट, दोबारा से देखना है देख सकते हो, कोई ज़्यादा समय नहीं लगता। 15 दिन का आपने 2 हफ्ते का टाइमलाइन बनाया, और 15 दिन में दोबारा से लेक्चर्स को लगाकर पूरा रिवाइज कर लिया अपनी बुक के साथ, अपने नोट्स के साथ, तो 2 बार देख सकते हो, तो पूरा पूरा देखो ना, लग कर देखो, बैठ कर देखो, फास्ट फॉरवर्ड कर लो 1.25 तक तो चलेगा, ज़्यादा मत करना, और पूरी चीज़ें अटेंड करो, इकट्ठे अटेंड करो। एक बार कर लिया, पूरा हो गया सिलेबस, एक बार दोबारा कर लो तो और ब्रशअप हो जाएगी मेमोरी, और अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी चीज़ों की। सेल्फ स्टडी भी करो, स्टडी मटेरियल को भी रीड करो, फिर क्वेश्चन आंसर्स खुद से ट्राई करो, तो इतना सब मेहनत करोगे ना, और 2 बार वीडियोज़ को देखोगे तो काफ़ी क्लैरिटी आपको मिलेगी, एक एक बारीक बारीक पॉइंट पर क्लैरिटी मिलेगी। हो सकता है मेरी किसी वीडियो का कोई पॉइंट आपको क्लिक हो जाए, और वो जब इंप्लीमेंट करो आप सारे चैप्टर में, तो आपको बहुत आसान लगे कि हाँ मुझे ऐसे पढ़ाई करनी चाहिए, इतना मुश्किल इतना टफ है, ऐसे मुझे करना चाहिए, ठीक है ना। सो जय हिंद एंड बाय बाय।